आज से हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 और जिसका नाम क्या है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, मैट्रिक की जमा को मैट्रिसेस कहते हैं। ठीक है, अब सवाल पैदा होता है कि मैट्रिक बजाते खुद क्या चीज़ है। ठीक है, हमने नंबर्स पढ़े हुए हैं 0 1 2 3 4 सारे जो है वो ये होल नंबर्स होते हैं। ठीक है, ज़ीरो को अगर हटा दें तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 इनको नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं और इसको काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। ठीक है, अगर हम नंबर्स को इस तरह से अरेंज करें, बिलफर्ज मेरे पास जो है वो 6 नंबर्स दिए हुए हैं, मेरे पास बिलफर्ज नंबर्स हैं 6 या 4, कोई भी तादाद जो है वो आप ले सकते हैं। ठीक है, बिलफर्ज मेरे पास जो है वो 1 2 3 4 5 एंड 6, ये मेरे पास 6 नंबर्स जो है वो दिए हुए हैं। अगर मैं इन नंबर्स को इस तरह से अरेंज करूं कि मेरे पास 2 लाइंस बन जाए, 1 2 3 की एक लाइन बन जाए, 4 5 और 6 की एक लाइन बन जाए, और इन नंबर्स को मैं इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दूं, तो अब ये जो फॉर्मेशन आई है, ये जो शक्ल बनी है, इसको मैं क्या नाम दूंगा? मैट्रिक का नाम दूंगा। और इसका नाम हमेशा सेट की तरह कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है। ठीक है, सेट को जैसे लिखते हैं ना कैपिटल लेटर्स के अंदर उसके नेम होते हैं, इसी तरह से मैट्रिसेस के जो नेम होते हैं वो भी कैपिटल लेटर्स में लिखे जाते हैं। अब इसकी डेफिनेशन क्या बनी? आपकी बुक के अंदर जो है वो डेफिनेशन दी है, अ रेक्टेंगुलर अरे और अ फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स 0 से 0 1 2 3 4 एंड 7 सच एज, इसको भी जो है वो 2 लाइंस में डिवाइड कर दी है, 1 3 4 ऊपर लिख दी है, 7 2 0 जो है वो नीचे लिख दी है। देन इनक्लोज्ड बाय ब्रैकेट्स इज सेट टू फॉर्म अ मैट्रिक। लेकिन आपने इसकी डेफिनेशन पता क्या लिखनी है? अभी मैं आपको बताऊंगा, आपने सिर्फ अंडरलाइन करनी है, अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ रियल नंबर्स। ये दरमियान मैंने नहीं रीड किया उसको स्किप कर दीजिएगा। अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ रियल नंबर्स इनक्लोज्ड बाय ब्रैकेट्स इज सेट टू फॉर्म अ मैट्रिक। ठीक है, रियल नंबर्स की एक ऐसी फॉर्मेशन जिसको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज कर देते हैं, वो क्या बनाते हैं? मैट्रिक्स बनाते हैं। और याद रहे, मैट्रिक का जो नेम होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर्स की शक्ल में लिखा जाएगा। ठीक है, अब ये तो मैंने सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन के अंदर बता दिया कि मैट्रिक होता क्या है। ठीक है, अब ये मैट्रिसेस कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, किसने जो है वो इसका कॉन्सेप्ट दिया, कब दिया, ये 2 अदद MCQs हैं, वो आप इसके इंट्रोडक्शन के अंदर देख सकते हैं। द मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स आर यूज्ड इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अदर ब्रांचेस ऑफ साइंसेस। ठीक है, मैट्रिसेस कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं? मैथमेटिक्स के अंदर इस्तेमाल होंगे, फिजिक्स के अंदर इस्तेमाल होंगे, स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो है वो इस्तेमाल होंगे, और दूसरी जो है वो साइंस की फील्ड्स के अंदर इस्तेमाल होते हैं। ये तो आपने जनरल नॉलेज के लिए समझ लो, याद रखना है। ठीक है, द मैट्रिसेस हैव प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस एज ऑफ कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस के अंदर भी यानी कि इस्तेमाल होते हैं और इसका बड़ा अहम किरदार है। ठीक है, यहाँ से जो है वो 2 अदद शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं MCQs। नंबर 1, द आइडिया ऑफ मैट्रिसेस वाज गिवन बाय आर्थर कैले। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लें। MCQs आपका ये बनेगा, हु गेव द आइडिया ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस का तस्वुर किसने पेश किया? किसने पेश किया था? आर्थर कैले ने। और कब पेश किया था? एन इंग्लिश मैथमेटिशियन, और ये एक अंग्रेज मैथमेटिक्स था, मैथमेटिशियन था इन 19th century, who first developed the theory of matrices in 1858। ठीक है, अब ये भी आपसे MCQs में पूछा जा सकता है, थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस जो है वो किसने डेवलप की थी? 4 साइंटिस्ट के नेम जो है वो लिख दिए जाएंगे, जिसमें एक जो है वो क्या होगा? आर्थर कैले। ठीक है, इसको ज़रा पॉज कर दें। और 1858 के अंदर जो है उसने ये थ्योरी पेश की थी। अब आपने ये 3 अदद MCQs याद रखने हैं। मैट्रिसेस को सबसे पहले जो है वो किसने डिस्कवर किया या किसने उसको डेवलप किया, उसकी थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस किसने डेवलप की, कब डेवलप की और किसने की। ठीक है ना, ये 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले मैट्रिसेस का आइडिया किसने दिया? आर्थर कैले। आंसर क्या है? आर्थर कैले। नंबर 2, कब पेश किया? 1858 के अंदर। नंबर 3, और मैट्रिसेस की जो थ्योरी थी वो किसने पेश की? आर्थर कैले ने। ठीक है, तो अब यहाँ से जो है बेटे ये इंट्रोडक्शन भी हो गया और मैट्रिक की डेफिनेशन भी आपको समझ में आ गई। लेकिन अगर हम गौर से देखें इस मैट्रिक को, तो हमारे पास 2 तरह से बल्कि जो है वो लाइंस बन रही हैं। एक हॉरिजॉन्टल लाइंस बन रही है नंबर्स की, और एक वर्टिकल फॉर्म में लाइंस बन रही हैं। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस बन रही हैं इनको हम कहते हैं रोज ऑफ मैट्रिक। ये क्या कहलाएंगे? रोज ऑफ मैट्रिक। इसको हम रो 1 कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे? रो 1 कहेंगे। और ये हमारे पास क्या कहलाएगी? रो 2 कहलाएगी, जिसको उर्दू में जो है वो हम कतारें कहते हैं। क्या कहते हैं? कतार। ये क्या कहलाएगी? कतार। ठीक है, और ये भी कतार 1 और ये कतार 2।
ठीक है, समझ आ गई है। इसको जो है वो हम रोज़ कहेंगे। जबकि अगर हम ये देखें तो हमारे पास वर्टिकल फॉर्म में भी नंबर्स आ रहे हैं, हमारे पास वर्टिकल फॉर्म में भी नंबर्स आ रहे हैं और इनको हम कॉलम्स कहेंगे। क्या कहेंगे? और इसकी जो है वो हेडिंग आपके पास नेक्स्ट दी हुई है 1.1.1 रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, ये जो हमारे पास है ये क्या कहलाएंगे? कॉलम्स। ये हमारे पास कॉलम 1 कहलाएगा और ये जो हमारे पास है इसको मैं C2 कह देता हूँ और ये हमारे पास क्या होगा? C3 होगा। इसका एब्रीवेशन मैं C1 लिख देता हूँ और इसको हमने क्या कहा? R1 और ये हमारे पास R2 हो जाएगी। समझ आ गई ये बात? मैट्रिक क्या होता है? नंबर्स की ऐसी फॉर्मेशन जिसके अंदर हम नंबर्स को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फॉर्म के अंदर जो है वो अरेंज कर लें और उनको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दें और उसका नेम कोई कैपिटल लेटर में जो है वो लिख दें। वो क्या कहलाएगा? मैट्रिक कहलाएगा। और मैट्रिक के अंदर ये जो एलिमेंट्स की हॉरिजॉन्टल लाइन मौजूद है या हॉरिजॉन्टल रे जो मौजूद है या हॉरिजॉन्टल फॉर्म में जो एंट्रीज लिखी हुई हैं, जो एलिमेंट्स लिखे हैं, उसको हम क्या कहेंगे? रोज। और जो वर्टिकल फॉर्म में जो है वो एंट्रीज लिखी हैं या एलिमेंट्स लिखे हैं उसको हम क्या कहेंगे? कॉलम्स ऑफ मैट्रिक कहेंगे। यहाँ तक बात क्लियर होगी है बच्चे? उसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक, इसकी दोनों की डेफिनेशन दी हुई है, आप इसमें देखें ज़रा पेज नंबर 2 के ऊपर। द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन अ हॉरिजॉन्टल वे आर कॉल्ड रोज। ठीक है, वो तमाम एलिमेंट्स जो हॉरिजॉन्टल शक्ल में लिखे गए होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? रोज कहते हैं। और इसी तरह नेक्स्ट पेज पर दिया हुआ है द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन अ वर्टिकल वे आर कॉल्ड कॉलम्स। समझ आ गई ये बात? उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है बेटे? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक। क्या टॉपिक है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक। ठीक है, अब सबसे पहले आपको दो बातें बच्चे पता होनी चाहिए। किसी भी नंबर के अंदर जो रोज़ की तादाद है उसको किससे ज़ाहिर किया जाता है और जो कॉलम्स की तादाद है उसको किससे ज़ाहिर किया जाता है? रोज़ की जो तादाद होती है उसको मजमूई तौर पर हम m से ज़ाहिर करते हैं, स्मॉल m से। यानी कि मैं ये कहूँ कि इस मैट्रिक के अंदर रोज़ की तादाद कितनी है? 2 है, तो मैं ये कहूँगा कि m की वैल्यू एक्चुअल में क्या आ गई है? 2 आ गई है। इसी तरह जो कॉलम्स की तादाद है उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? ये हमारे पास n से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसमें कितने कॉलम्स मौजूद हैं? 3, तो लिहाजा n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ऐसे ही है ना? तो किसी भी मैट्रिक के अंदर कितनी रोज मौजूद हैं और कितने कॉलम्स मौजूद हैं, ये मिलकर क्या बनाएंगे? उस मैट्रिक का या उस कॉलम का मर्तबा बनाएंगे या ऑर्डर बनाएंगे। ठीक है, सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक जो है वो किसके इक्वल होगा? आप इसको लिखिएगा, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक बिलफर्स लेट ए हमारे पास जो है वो कोई एक मैट्रिक है जिसके अंदर एलिमेंट्स क्या लिखे हुए हैं जी? 1, 3, 5, 6 बिलफर्स। अब मैं आपसे पूछूं इसके अंदर रोज कितनी है? R1 एंड R2। कॉलम्स कितने हैं? C1 एंड C2। तो इसमें m की वैल्यू क्या आ गई है? 2 और n की वैल्यू क्या आ गई है? 2। तो इसका ऑर्डर कैसे होगा? मैं लिखूंगा सबसे पहले ऑर्डर ऑफ, जो भी मैट्रिक है उसका नाम लिख देना है, ऑर्डर ऑफ ए विच इज इक्वल टू, कितनी रोज है इसके अंदर? 2। उसके बाद डैश लगाएंगे, फिर बाय लिखेंगे, फिर डैश लगाएंगे और जो n की वैल्यू है वो हम लिख देंगे जो कि है 2। और ऑर्डर लिखने का जो जनरल मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है या जनरल फार्मूला है वो होगा ऑर्डर विच इज इक्वल टू m बाय n। m बाय n। m बाय n से क्या मुराद है? m यहाँ पे नंबर ऑफ रोज होंगे और n यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे। अब चूंकि यहाँ पे रोज की तादाद भी 2 है और कॉलम्स की तादाद भी 2 है, लिहाजा हम ये कहेंगे इसका ऑर्डर क्या हो गया? 2/2। ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक A विच इज 2/2। अब इसकी डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है, वो आप देख लें, समझा मैंने आपको दी है। द नंबर ऑफ रोज एंड द कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर इफ अ मैट्रिक M हैज capital M has small m rows and small n columns, then its order then the M is said to be of an order m by n। ठीक है, अगर कोई एक मैट्रिक M है जिसके अंदर उसमें जो रोज की तादाद है वो क्या है? स्मॉल m, और जो कॉलम्स की तादाद है वो क्या है? स्मॉल n, तो लिहाजा उसका ऑर्डर क्या होगा? m by n होगा। अगर इसका मैं ऑर्डर लिखना चाहूँ तो इस मैट्रिक का ऑर्डर किसके इक्वल होगा?
उसमें रोज की तादाद कितनी है 2 डैश बाय, फिर उसके बाद कॉलम्स की तादाद कितनी है, यानी कि n की वैल्यू कितनी है 3, तो लिहाजा ये इसका ऑर्डर आ जाएगा। समझ आ गई ये बात। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक से क्या मुराद है, किसी भी मैट्रिक के अंदर कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, उस मैट्रिक का ऑर्डर, जिसको उर्दू में क्या कहते हैं, मर्तबा। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक की बात समझ में आ गई बेटे। उसके बाद है हमारे पास इक्वल मैट्रिसेस। उसके बाद हमारे पास क्या है जी, इक्वल मैट्रिसेस, जिसको उर्दू में हम कहते हैं मसावी कालिब। ठीक है, इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं अब हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, इक्वल मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस कब इक्वल होंगे, उसके लिए बच्चे दो कंडीशंस बताई गई हैं। क्या बताई गई हैं, दो कंडीशंस। बिलफर्ज मेरे पास दो मैट्रिसेस जो है वो दिए हुए हैं, वो कब कब बराबर होंगे। मैं दो मैट्रिसेस लिख लेता हूँ आपके बुक के मुताबिक। चलो एग्जांपल ले लेते हैं। आपकी बुक में बच्चों एक एग्जांपल दी हुई है, a विच इज इक्वल टू 1 3 -4 2 एंड b इज इक्वल टू 1 2 + 1 -4 4 -2। ये दोनों लिखवाएं ज़रा मुझे, शाबाश जल्दी लिखवाएं। a विच इज इक्वल टू 1 3 -4 2 एंड b इज इक्वल टू 1 2 + 1 -4 4 -2। ये आपको बच्चे दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं। मेरा सवाल ये है, क्या ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं, बराबर हैं या नहीं है। कैसे पता चलेगा, पहले हमें दो कंडीशंस का पता होना चाहिए। नंबर वन कंडीशन हमारे पास ये है कि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर सेम का क्या मतलब है, दोनों के अंदर रोज की तादाद बराबर होनी चाहिए, दोनों की कॉलम्स की तादाद बराबर होनी चाहिए। फर्स्ट मैट्रिक के अंदर नंबर ऑफ रोज कितनी है, यानी कि m की वैल्यू कितनी है, इसके अंदर m की वैल्यू क्या है। सो इस मैट्रिक के लिए m क्या है हमारे पास 2, और इस मैट्रिक के लिए n की वैल्यू क्या है हमारे पास 2। इसके अंदर देखें तो रोज कितनी है, m की वैल्यू 2, और इसके अंदर n की वैल्यू कितनी है 2, लिहाजा इसका ऑर्डर तो हो गया सेम। पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है, दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दूसरी बात ये कह रहा है कि देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स शुड बी इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब है, उर्दू में कहते हैं इसको मतनाजरा अरकान बराबर होने चाहिए। अब मुतनाज़रा अरकान से क्या मुराद है, यानी कि इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए, सेकंड के इक्वल होना चाहिए, थर्ड के इक्वल होना चाहिए, फोर्थ के इक्वल होना चाहिए। तब हम कहेंगे कि ये दो मैट्रिसेस क्या हैं, आपस में इक्वल है। अगर आप सॉल्व करें 2 + 1 3 के इक्वल होता है, 4 - 2 2 के इक्वल होता है, 1 और -4 तो वैसे ही बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका फर्स्ट के इक्वल है, सेकंड के इक्वल है, थर्ड के इक्वल है, फोर्थ के इक्वल है, और ऑर्डर तो हमें नजर भी आ रहा है कि ये बराबर है। लिहाजा ये दोनों मैट्रिसेस क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और अगर दो मैट्रिसेस इक्वल हो तो हम उसको किस तरह से लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू b। लाजमी नहीं है हमेशा a इक्वल टू b लिखना है, जो दो मैट्रिसेस के नेम होंगे अगर वो बराबर है तो हम उनको लिख देंगे बराबर है। ठीक है, बिलफर्ज पहला मैट्रिक m होता, दूसरा मैट्रिक n होता, तो हम कहते हैं m बराबर है n के। पहला जो है वो x होता, दूसरा y होता, तो हम कह देंगे x इक्वल टू y। समझ आ गई है। तो दो कंडीशन है, ये डेफिनेशन याद रखनी है आपने बेटे, बुक के अंदर लिखी हुई है। टू मैट्रिसेस A एंड B। अब इसकी डेफिनेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेना, थोड़ी मुख्तसर हो जाएगी। ठीक है, टू मैट्रिसेस, इन्होंने लिखा हुआ है लेट A एंड B बी टू मैट्रिसेस। आप इसको हटा दो, ये जो टू लिखा हुआ है इसके T को कैपिटल कर दीजिएगा। टू मैट्रिसेस देन हटा दें, उसके बाद A लिखा हुआ है, उसके बाद लिख दें एंड B। अब मैं इसको दोबारा से फ्लो में पढ़ रहा हूँ। टू मैट्रिसेस A एंड B इज सेड टू बी इक्वल and denoted by A is equal to B if and only if। अगर सिर्फ और सिर्फ ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तब हम कहेंगे कि ये दो मैट्रिसेस क्या हैं, आपस में इक्वल हैं। पहली जो है वो इसकी शर्त क्या दी हुई है, पहली कंडीशन क्या दी हुई है, ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ B। पहले का ऑर्डर दूसरे के ऑर्डर के बराबर होना चाहिए। हमें नजर आ रहा है 2/2 ऑर्डर बराबर है। नंबर 2, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल होनी चाहिए। फर्स्ट के इक्वल, सेकंड के इक्वल, थर्ड के इक्वल, फोर्थ के इक्वल, और ये बराबर है, लिहाजा हम कह सकते हैं A बराबर है B के। यहाँ तक बात बच्चों क्लियर हो गई। ये थे आपके टॉपिक्स जो एक्सरसाइज से पहले थे। अब आ जाएं ज़रा एक्सरसाइज के ऊपर। एक्सरसाइज का पहला टॉपिक क्या दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक्सरसाइज 1.1 फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग। मैं आपको कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस करवा दूंगा, बाकी आप लोग जो है वो खुद करेंगे, बहुत आसान है। और पहले टॉपिक के अंदर से या पहले क्वेश्चन के अंदर सिर्फ MCQs बनेंगे। आपसे क्वेश्चन ये
पूछा जाएगा। मैं आपको क्वेश्चन की फॉर्मेशन भी बता देता हूँ, ठीक है। बिल फर्स्ट जो है वो आपके पास एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है 1.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 1। कोई एक पार्ट लिखवा दो बेटे, फटाफट लिखवाओ। कोई नंबर तो बताओ कौन सा पार्ट है जी। ई विच इज़ इक्वल टू ए डी बी सी। पार्ट बता दो मुझे। अच्छा, ए डी बी ई, ठीक है। बी ई और सी एंड एफ, ये आपको एक मैट्रिक दिया गया है, ठीक है। अब आपने क्या बताना है, इसका ऑर्डर बताना है। मैंने आपको क्या बताया था, जब जब आप जिस मैट्रिक का ऑर्डर बताना चाह रहे हो क्या करोगे, इसी तरह से आपने लिखना है ऑर्डर ऑफ, जो भी मैट्रिक होगा उसका नाम लिख देना। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ ई विच इज इक्वल टू, रोज की तादाद कॉलम्स की तादाद काउंट कर लेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। लेट्स सपोज यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक ई जो है वो हम लिखना चाह रहे हैं। ये फर्स्ट रो R1, ये सेकंड रो R2 और ये थर्ड रो R3। तो मैं इसको कह सकता हूँ कि m की वैल्यू क्या आ गई है, 3 आ गई है। ये जो काम मैं ये ब्लू के साथ कर रहा हूँ आप लोगों ने नहीं करना, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम 1 और ये सेकंड कॉलम 2, तो लिहाजा इसके अंदर जो n की वैल्यू आई है वो क्या आ गई है, 2 आ गई है। और मैंने आपको ऑर्डर लिखने का तरीका क्या बताया था, पहले जनरल फार्मूला लिख देता हूँ, ऑर्डर ऑफ E विच इज़ इक्वल टू m बाय n, ऐसे ही है। m की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 बाय, और n की वैल्यू क्या दी हुई है, 2, तो लिहाजा 3/2 इसका ऑर्डर है, 3/2 इसका। अब आपका MCQs कैसे आएगा, आपको ये मैट्रिक दे दिया जाएगा और MCQs ये बनेगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक E इज़, 4 ऑप्शंस आ जाएंगे, 3/2, 2/3, 3/3, 2/2, 2/4, कोई भी 4 ऑप्शंस आ जाएंगे। जो दुरुस्त होगा उसको आपने सर्कल कर देना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 3/2। ऑर्डर निकालना आ गया आप लोगों को। कोई एक और बता दें मुझे, ये F वाला अजीब सा लगता है बच्चों को कि इसमें एक ही एलिमेंट, आप इसका ऑर्डर कैसे निकालेंगे। F जो है वो क्या दिया हुआ है, विच इज़ इक्वल टू 2 दिया हुआ है। अगर मैं देखूँ इसकी रोज के लिहाज से, हॉरिजॉन्टली भी वर्टिकली भी दोनों एक एक ही एलिमेंट है ना, लिहाजा इसमें R भी 1 है और C भी 1 है, एक ही रो है एक ही कॉलम है। तो इसका ऑर्डर क्या बन जाएगा, ऑर्डर ऑफ F विच इज़ इक्वल टू 1/1। इतनी सी बात है, ठीक होगी बात, समझ आ गया बच्चे। तो ये इस तरह से जो है वो आप ऑर्डर्स निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। आपने ये बताना है कि इनमें से कौन कौन से मैट्रिसेस जो है वो आपस में बराबर हैं, इक्वल कौन कौन से मैट्रिसेस हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कोई 2 क्वेश्चन जो है वो मुझे लिखवा दीजिएगा बेटे। क्वेश्चन नंबर 2 बिल फर्स्ट यहाँ पे जो है, अच्छा ऑर्डर इक्वल मैट्रिसेस के लिए क्या कंडीशंस मैंने आपको बताई हैं, 2 कंडीशंस बताई हैं। नंबर 1 क्या होंगे, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। नंबर 2, दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं B को देख लेता हूँ, एक हमारे पास B लिखा हुआ है और एक और ढूंढ लें I लिखा हुआ है। B क्या है, B के मैट्रिक क्या है बच्चे, उसके एलिमेंट्स क्या हैं, 3 and 5। अब एक मुझे I लिखवा दें, विच इज़ इक्वल टू 3 + 2। अब बताओ ज़रा, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर लूँ तो ये इसके इक्वल भी तो होगा, 3 + 2 5। अब ये देखो, सबसे पहले दोनों के अंदर रोज कितनी है, एक एक है। दोनों में कॉलम्स कितने हैं, 2 हैं। इनका ऑर्डर सेम है। फर्स्ट एलिमेंट इसका 3, इसका भी 3, सेकंड एलिमेंट इसका 5, इसका भी 5। लिहाजा दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। लिहाजा मैं क्या कहूँगा, E इज़ इक्वल टू I। E इज़ इक्वल टू, और सॉरी E नहीं है, B है। E तो पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया। B इज़ इक्वल टू I, ठीक है। इसी तरह से जो है वो एक और मैट्रिक दिया हुआ है यहाँ पे, आप देख लें जी, H देख लें, H और J इक्वल है। H लिखवाओ ज़रा, H क्या है हमारे पास, वैल्यू लिखवाइएगा 4062, बस चलें जी 4062। और J लिखवा दें 2 + 2, 2 - 2, 2 + 4, 2 + 0।
अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर लूँ तो ये जो हमारे पास j आ रहा है ये किसके इक्वल आ जाएगा 2 + 2 2 - 0 2 - 0 0 कहाँ से हो गया 2 - 0 2 होगा ये 2 - 2 है 2 - 2 है फिर 0 आएगा 0 2 + 4 6 2 + 0 2 अब देखो वही नहीं आ गया हूँ बहू 4062 4062 रोज कितनी है इसके अंदर कॉलम्स कितने हैं रोज कितनी है कॉलम कितने हैं ऑर्डर क्या है 2/2 हर एक एलिमेंट सेम है फर्स्ट के इक्वल है सेकंड के इक्वल है थर्ड के इक्वल है फोर्थ के इक्वल है हेंस प्रूव ये हुआ कि हमारे पास h = j बस जी। अगर इसके साथ कोई और भी इक्वल है तो आप इसको साथ में यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं विच इज़ इक्वल टू e लो बच्चे ये आप लिख सकते हैं बिल्कुल ठीक है। समझ आ गई है तीनों मैट्रिसेस जो है वो आपस में इक्वल है। समझ आ गई है बात बेटे। अब लास्ट क्वेश्चन विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन फॉर शॉर्ट क्वेश्चन वो जो है मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ। A B C D की जो है वो वैल्यूज़ निकालनी है और आज आपकी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। अब हम इसी बर्क रफ्तारी से चलेंगे क्योंकि अब हमने 9 दिन के अंदर 8 दिन के अंदर बल्कि चैप्टर ख़त्म करना होगा ठीक है क्योंकि ये सेकेंड राउंड चल रहा है इट्स नॉट अ फर्स्ट राउंड ठीक है। वो कहानी गुजर गई। इसको रेज कर दूँ पक्की जी इसको रेज कर दूँ ना ज़रूरत तो नहीं है बस वो लास्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवा देता हूँ। कल आप लोगों ने इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करनी है। एक शॉर्ट क्वेश्चन है इसके अंदर बाकी पहला क्वेश्चन जो है वो MCQs है दूसरा क्वेश्चन जो है वो सिर्फ कॉन्सेप्ट है ठीक है। इसकी डेफिनेशन आपने याद रखनी है। मुझे इसका क्वेश्चन नंबर 3 लिखवाएं ज़रा जी। A + C 1.1 A + C जी A + 2B A - 1 4D यहाँ पे C - 1 बेटे ऐनक का नंबर बढ़ा लो ऐनक का नंबर बढ़ा लो 4D - 6 4D - 6 विच इज़ इक्वल टू दूसरा एक बंदा बताए बच्चे उम्र आप बताओ 0 - 7 3 2 D। लो बच्चे ये दो मैट्रिसेस जो है वो आपको दिए हुए हैं और उसने कहा आपने A B C की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ A B C एंड D विच सेटिस्फाई द इक्वेशन मैट्रिक इक्वेशन ठीक है जो इस मैट्रिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। अब ना यहाँ पे कहानी थोड़ी सी रिवर्स हो गई है। अब वो कैसे रिवर्स हो गई है अब उसने ये नहीं कहा कि आप ये बताएं कि क्या ये दो मैट्रिसेस इक्वल हैं या नहीं। उसने ये बात नहीं कही। उसने क्या कहा है कि ये दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं जिसके दरमियान में इक्वल का साइन लगा हुआ है। इसका क्या मतलब है कि ये ऑलरेडी इक्वल हैं। ऑलरेडी इक्वल हैं तो इसका क्या मतलब है इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे और इसका ऑर्डर भी इक्वल होगा। तभी तो उसने लिख दिया ना दरमियान में इक्वल। अगर ये इसका ऑर्डर और दो चीज़ें तो हमें नज़र आ भी रही हैं। एक इक्वल का साइन लगा हुआ नज़र आ रहा है और दूसरा हमें इन दोनों का ऑर्डर नज़र आ रहा है। इसके अंदर 2 रोज़ हैं इसके अंदर भी जो है वो 2 रोज़ हैं। इसके अंदर 2 कॉलम्स हैं इसके अंदर भी 2 कॉलम्स हैं। इसका मतलब ऑर्डर तो सेम है। अब रह गई बात कि क्या कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है। फर्स्ट के इक्वल है सेकंड के इक्वल है थर्ड के इक्वल है फोर्थ के इक्वल है या नहीं है। ये बात रह गई है ना और ये निकाली जा सकती है अगर हमें ABCD की वैल्यूज़ पता चल जाए और ये मैं आपको साबित करके दूंगा कि ये वाकई इक्वल है। ठीक है पहले हम वैल्यूज़ निकाल लें पहले इसके साथ निमट लें फिर उसके बाद जो है मैं आपको ये भी प्रूव करवा के दूंगा कि ये दोनों आपस में इक्वल भी हैं। ठीक है अब इसको निकालने का तरीका क्या है। जब उसने इक्वल का साइन लगा दिया और एक शर्त पूरी होती भी नज़र आ रही है तो अंडरस्टूड है दूसरी शर्त भी पूरी है यानी कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होंगे अंडरस्टूड है कंफर्म है कि वो इक्वल होंगे। तो फिर हम क्या करेंगे उसी शर्त को फॉलो करते हुए पहले को पहले के इक्वल दूसरे को दूसरे एलिमेंट्स के इक्वल तीसरे को तीसरे एलिमेंट्स के इक्वल चौथे को चौथे एलिमेंट्स के इक्वल लिख के 4 इक्वेशंस बना के ऐसे 1 मिनट में जो है वो हम आंसर निकाल लेंगे। ठीक है अच्छा मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ A + C विच इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल होना चाहिए ना अकॉर्डिंग टू इक्वल मैट्रिसेस की जो डेफिनेशन है उसके मुताबिक यही है ना। हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल होना चाहिए। इसको आप इक्वेशन 0 इसको आप इक्वेशन 1 कह दें और दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी A + 2B विच इज इक्वल टू -7 इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह दें। C - 1 विच इज इक्वल टू 3 और इसको आप इक्वेशन नंबर 3 कह दें। ठीक हो गया बच्चे। और 4D - 6 विच इज इक्वल टू 2D ये हमारे पास इक्वेशन 4 कहलाएगी। समझ आ गई है।
ये आपके पास जो है वो 4 इक्वेशंस दी हुई हैं, इनको बिठाएं ज़रा ऑफिस में, ठीक है। अब ये 4 इक्वेशंस जो है वो दी हुई हैं, हमने क्या करना है, इसमें से 4 वैल्यूज़ जो है वो निकालनी है। किसकी? ए, बी, सी और डी की वैल्यूज़ जो है वो निकालनी है। सबसे आसान इक्वेशन इसमें कौन सी है जिसके अंदर से डायरेक्ट आपके पास किसी एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाए? थर्ड इक्वेशन, c -1 विच इज इक्वल टू 3। एक ही वेरिएबल है, 1 मिनट में जो है वो हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 3 मैं इसको रीराइट कर सकता हूँ c -1 विच इज इक्वल टू 3, और ये जो -1 है उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस c इज इक्वल टू 3 + 1, इट इम्प्लाइज दैट c इज इक्वल टू 4। पहली वैल्यू आ गई है, एक वैल्यू मिल गई हमें, इसको यहाँ पे इस तरह से आपने मार्कर के साथ मार्क कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जो है वो c की वैल्यू निकाल ली है, c विच इज इक्वल टू 4। अब हम इस c की वैल्यू को इस्तेमाल करते हुए किस और वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं? ज़रा यहाँ से इक्वेशन से देख के मुझे बताएं, और ये भी बताएं कि किस इक्वेशन में वैल्यू को पुट करें। अब देखो आपने सिर्फ एक बात देखनी है, ये c की वैल्यू किस इक्वेशन में आ रही है? किस में आ रही है? 1 के अंदर, ए में नहीं, इक्वेशन 1 के अंदर आ रही है। तो मैं क्या कहूँगा? पुट द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। मैं c की वैल्यू इधर कहाँ है, c की वैल्यू को इक्वेशन नंबर पुट c इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर, ये यहाँ से निकाली थी, यहाँ पे जो है वो इन इक्वेशन 1, ठीक है। c की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 के अंदर आपने पुट कर लेना है। तो ये हमारे पास a + 4 विच इज़ इक्वल टू 0 बन जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 0 बन जाएगा। अभी हमने किसकी वैल्यू निकालनी है? a की। तो यहाँ पे 4 ऐड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई है, 2 वैल्यूज़ हमने हासिल कर ली। अब क्या रह गया हमारे पास? b रह गया और d रह गया। ऐसे ही है ना, b और d की, a और c की वैल्यू आ गई है, b और d की रह गई है। अब देखो किस इक्वेशन के अंदर जो है a और c में से किसी एक की वैल्यू को पुट करें ताकि हमारे पास किसी और वेरिएबल की आ जाए। आप सिर्फ ये देखो कि a और c किस किस इक्वेशन में आ रहा है। a और c 1 में आ रहा है, इसमें से हमने दोनों वैल्यूज़ निकाल ली हैं। अब a या c किसी और इक्वेशन में c तो नहीं आ रहा, इसमें ही आ रहा है, इसमें ऑलरेडी हमने c इसी में से तो निकाली है। अब हमारे पास b की वैल्यू निकाली जा सकती है इक्वेशन 2 की मदद से, a की वैल्यू -4 जो है वो इस्तेमाल करते हुए। तो मैं ये लिख सकता हूँ यहाँ पे पुट a इज़ इक्वल टू -4 इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अच्छा, ये रोमन में मैंने लिखे हुए हैं तो आप भी यहाँ पे रोमन में लिख लीजिएगा, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। और यहाँ पे भी हमारे पास जो है वो रोमन में थी, तो आप यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 इस तरह से लिख लीजिएगा, ठीक है बच्चे। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा? a की वैल्यू जो -4 है किसके अंदर पुट कर दी जाएगी? इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर दी जाएगी। -4 + 2b विच इज़ इक्वल टू माइनस, ये माइनस है, उधर जाके क्या हो जाएगा? +2b विच इज़ इक्वल टू -7 + 4 एंड 2b विच इज़ इक्वल टू -3 हो जाएगा। और b किसके इक्वल हो जाएगा? -3, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। और ये हमारे पास b की वैल्यू भी आ गई है। क्या रह गया? अब सिर्फ d रह गया। अब आप देखो d किस किस इक्वेशन के अंदर आ रहा है, किस किस इक्वेशन में d आ रहा है? सिर्फ एक ही इक्वेशन में d आ रहा है, और इसके साथ कोई और वेरिएबल भी नहीं है, इसके साथ कोई और वेरिएबल भी, यानी कि सिर्फ इसी इक्वेशन से हम d की वैल्यू निकाल सकते हैं। कोई और वैल्यू को पुट करने की भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल वैसे ही जैसे c की वैल्यू निकालने के लिए हमें किसी और वेरिएबल की वैल्यू को पुट करने की ज़रूरत नहीं थी। तो हम क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, क्या है हमारे पास इक्वेशन नंबर 4? 4d - 6 विच इज़ इक्वल टू 2d। अब यहाँ से बेटे एक कॉन्सेप्ट आज मैं आपको सिखाने लगा हूँ। अभी हमारी पहली जो है वो क्लास है, और ये जब तक आप मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो ये याद रखना है आपने, ये इखलाकी उसूल है, कोई नई बात नहीं है। एक तरफ जो है वो वालिद साहब बैठे हैं और दूसरी तरफ जो है वो बच्चा बैठा है। किसी चीज़ की ज़रूरत है, अदब का तकाजा क्या है कि अब्बा जी चलकर बच्चे के पास आए या बच्चा चलकर अब्बा जी के पास जाए? बच्चा चलकर अब्बा जी के पास जाए, यही है ना अदब का तकाजा। अब एक तरफ जो है वो मेरे पास 4D है, ये बच्चे से डबल है, और एक तरफ जो है वो 2D है, बड़ा कौन है? अदब का तकाजा क्या है? 2D को मूव करवाऊंगा या 4D को? 2D को, क्योंकि छोटा ही हमेशा जो है वो
बड़े का अदब करते होते हैं, ठीक है। तो लिहाजा अब मैं इसको शिफ्ट करवाऊंगा, ना कि इस 4D को उठा के उधर फेंक दूंगा। और ये उसूल आपने हमेशा याद रखना है, जो छोटी वैल्यू होगी आपने हमेशा उसको मूव करवाना है, जो छोटी वैल्यू होगी आपने हमेशा उसको मूव करवाना है और छोटों को बड़ों के चरणों में बिठा देने। समझ आ रही है? चरणों मतलब कदमों में, ठीक है, अदब के लिहाज से। अच्छा जी, 4D ये इधर आके -2D हो जाएगा, ये जो माइनस का 6 है उधर जाके 6 हो जाएगा। 4D - 2D, आपके पास 4 रुपये थे, आपने 2 रुपये किसी को क्या कर दिए, दान कर दिए, आपने दे दिए किसी को, ठीक है। और कितने बचे? 2 बच गए। सो 2D विच इज इक्वल टू 6, 2 मल्टीप्लाई और इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड 6 डिवाइडेड बाई 2, 3 2 1 2 2 3 6, सो D इज इक्वल टू 3। अब आपके पास चारों की चारों वैल्यूज़ आ गई हैं। तो यहाँ पे आप फाइनली एंड में सिर्फ जाके लिख देना कि A किसके इक्वल है, तरतीब से लिख देना। आपने लिख देना है हैंस A इज इक्वल टू -4, B इज इक्वल टू -3/2 एंड C इज इक्वल टू 4 एंड D इज इक्वल टू 3। और ये आपके पास सारी वैल्यूज़ आ गई हैं। पहली एक्सरसाइज आपकी मुकम्मल हो गई है। परसों मैं आपका इसका होमवर्क चेक करूँगा। समझ आ रही है? प्रैक्टिस करके आनी है आप सब लोगों ने, ठीक है। तमाम क्वेश्चंस की आपने जो है वो प्रैक्टिस करके आनी है और 1.1 का मैंने जो है होमवर्क चेक करना है, ठीक है। आप लोग भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक हो गया ना? तो बच्चे आपने जो है वो, जो सीरियस बात है, आपने जो है वो 1.1 कंप्लीट जो है वो उसकी प्रैक्टिस करके आनी है और डेफिनेशंस आपको तैयार होनी चाहिए। सेट की डेफिनेशन, सेट कहाँ से आ गया, मैट्रिक्स की डेफिनेशन, और दो उससे पहले जो है वो 2 अदद MCQs हैं। मैट्रिक का कॉन्सेप्ट किसने पेश किया था, आर्थर कैले, ठीक है। यहीं पे हिफ्ज कर लो, कोई घर जाके घोटे लगाने की ज़रूरत नहीं है। कब पेश किया था, 1858 के अंदर, ठीक है। थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस किसने पेश की थी, आर्थर कैले ने, ठीक है। ये आपके 3 जो है वो MCQs कंप्लीट हो गए। फिर उसके बाद जो है पहला मैट्रिक किसे कहते हैं, रोज़ क्या होती हैं, कॉलम्स किसे कहते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक क्या है, और उसके बाद इक्वल मैट्रिसेस किसे कहते हैं। ये 5 डेफिनेशंस आप तैयार कर लें, आपकी एक्सरसाइज मुकम्मल है, ठीक है। कल इंशाल्लाह जो है मैं आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस करवाऊंगा और उसके साथ जो है फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और कल इंशाल्लाह मैंने ना मतलब कि मंडे को कोशिश ये है कि मैं आपको कंप्लीट जो है वो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस करवा दूं, ठीक है। टाइप ऑफ मैट्रिसेस पे 1 दिन लगाएंगे, 1 दिन के अंदर हमारी इंशाल्लाह एक्सरसाइज हो जाएगी। समझ आ रही है? अब थोड़ा हमने स्पीडली चलना है क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और सिलेबस ज़्यादा है। पूरा चैप्टर अब हमने ख़त्म करना है। अब वो पहले वाली बातें ख़त्म हो गई हैं जब हम 2 एक्सरसाइजेज 1 हफ्ते में जाके किया करते थे। अब हमने पूरा चैप्टर करना होगा और दिन सिर्फ 1 बड़ा है, एक्सरसाइजेज डबल से ट्रिपल हो जाएंगी, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस जो है वो स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।